अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लगता है। बशीर बद्र साहब का ये शेर नदिया के उस पार का फसाना कहता है। नदी ने कभी सोचा नहीं था कि उसे अपनी रजिस्ट्री करवा लेनी चाहिए थी। इंसान ने करवा ली। घोंसला के भूमाफिया के शब्दों में कहूं तो इतने पक्के कागज नकली हैं क्या? तो कितने पक्के कागज तो हम ही बनवा पाते हैं। और इन कागजों की बदौलत मकान बने, घर बने, खेत बने और नदी की जमीन छिनती गई। कहीं इंसानी मजबूरी थी तो कहीं हड़प जाने की फितरत। लेकिन हम ये भूल गए कि नदी को कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। नदी को सिर्फ अपना सही रूप दिखाना होता है। दिल्ली में यमुना के बाढ़ क्षेत्र पर जिस तरह से अनाप शनाप और बेतरतीब विकास हुआ और उसने बाढ़ क्षेत्र को सिकोड़ा है, उसकी वजह से बाढ़ की आशंका बढ़ी है, जो पिछले 2 शताब्दियों से भी अधिक समय के दौरान धीरे धीरे सामने आई है। ये बात दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER भोपाल के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन में सामने आई, जो इस साल अप्रैल में जर्नल ऑफ द जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था। अध्ययन में नदी के भीतर बनने वाले तलछट जमाव यानी नदी द्वारा जमा की गई मिट्टी और गाद के क्षेत्रों में भी तेज गिरावट दर्ज की गई। इन तलछट क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 1985 में करीब 20 वर्ग किलोमीटर था, जो 2020 तक घटकर करीब 4 वर्ग किलोमीटर ही रह गया। इनमें से बड़े हिस्से को कृषि और अन्य उपयोगों में बदल दिया गया है। इसका प्रभाव जुलाई 2023 की बाढ़ के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। हालांकि 2023 में आई बाढ़ में पानी की मात्रा 1978 की बाढ़ की तुलना में कम थी, फिर भी दिल्ली में यमुना का जलस्तर 1978 के मुकाबले अधिक ऊंचाई तक पहुंच गया था। 2023 में जब बाढ़ आई थी, जिसको हम कह रहे थे कि 47 साल और 1975 के बाद पहली बार इतनी भीषण बाढ़ आई है, उस दौरान उस बाढ़ को शूट करने और उस बाढ़ को करीब से देखने का मुझे मौका मिला। और हम अपने घर से निकल पड़े अपने कैमरे और सब माल असबाब के साथ कि देखेंगे क्या स्थितियाँ हैं। और ITO पूरा डूबा हुआ था, राजघाट पूरा डूबा हुआ था। जैसे जैसे करके हम लाल किला पहुँचे। लाल किला वो जहाँ पर यमुना उस जगह से बह रही थी जहाँ कभी शाहजहाँ के दौर में बहा करती थी, जिसे शाहजहाँ की बेगमें अपने घर की खिड़कियों से जिस यमुना को देखा करते थे, वहाँ पर वो नदी उस जगह से बह रही थी। उमस भरा माहौल था। और जब हम उस जगह पर पहुंचे तो यमुना का बहाव इतना तेज था कि अगर हल्के कदम उसमें रखें तो आदमी बह जाए। और पानी एकदम बर्फीला ठंडा। उस पानी में दिल्ली के लोग वाटर पार्क का मजा ले रहे थे। तेज बहती हुई नदी में आराम से स्विमिंग पूल का आनंद उठा रहे थे। और वहीं यमुना के बीच यमुना के पानी ने कई लोगों के घरों को डुबो दिया था। या जैसा मैंने कहा कि वो शायद उस घर में रह रहे थे, नदी के घर में रह रहे थे, अब वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर थे और चूल्हे रोड पर आ गए थे। और जिनके चूल्हों को पानी ने बुझा दिया था, वो कतार में खड़े अपने खाने के, अपने पेट भरने का इंतजार कर रहे थे। वहीं कहीं मयूर विहार के किसी पुल के नीचे खटिया पर, चारपाई पर पानी में भीगी हुई शिक्षा धूप सेक रही थी। इन सभी माहौल के बीच में एक कैंप था। जब हम उसके अंदर गए तो वहाँ पर कुछ बच्चे वो चपेटे खेल रहे थे। चपेटे अगर आपको कहूँ तो वो पत्थरों से खेलने वाला एक गेम होता है, वो खेल रहे थे। उन बच्चों को शूट करने के दौरान मेरे जहन में एक सवाल कौन था जो इस बार फिर से आया कि वो जो बच्चे जिन्होंने इस नदी से, जिनका पहली बार राब्ता हुआ, जो पहली बार इस नदी से मिले, उनका नदी के लिए परिचय क्या है? उनकी नज़र में नदी एक विलेन है, एक ऐसी विलेन जो जब आती है तो उनका घर ले लेती है और उनको सड़क पर ले आती है। पता नहीं ये आपदा है या अवसर है, लेकिन दिल्ली में अक्सर देखने को मिलता है कि नदी की ज़मीन पर फसल उगाई जाती है, फिर नदी अपने हिस्से की फसल लेकर चली जाती है। नोएडा में बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनता है और एक दिन स्टेडियम डूब जाता है, घर बनते हैं और उजड़ जाते हैं। आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि ये घर वहां बने कैसे?
ये लोग वहाँ पर आए कैसे, इसकी वजह क्या थी और ये हुआ कैसे? पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें, पिछले जो 2, 3, 4 दशक में अगर देखें, तो यमुना के जो फ्लड प्लेन में उसमें बहुत सारे लैंड यूज़ और लैंड कवर चेंजेस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो है, अगर सेटलमेंट की बात करें कि ह्यूमन सेटलमेंट, तो शायद जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम जो पुश्ता रीजन जो था यमुना का, वहाँ पे जो है जो लोग आए उस समय वो बसे। और फिर जो है एशियन गेम्स और इस तरह के जब आपके पास आए, आपने स्टेडियम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो है शुरू किया, तो आपने बाहर से तो कामगार जो है बुला लिए, पर आपने उनको कभी उनको कहाँ वो रहेंगे वो नहीं सोचा। तो वो क्या हुआ? वो यहाँ काम कर रहे हैं तो उनको कहीं तो रहना है। तो वो शुरू में जो है उन्होंने कच्चे वहाँ पे जो है कुछ शैंटीज़ और इस तरह की चीज़ें बनाई। फिर धीरे-धीरे यहाँ पे अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ थी रोज़गार की, तो वो यहीं बस गए और कोई आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। अध्ययन के अनुसार तटबंधों और शहरी विकास ने धीरे धीरे नदी के कॉरिडोर को सकरा कर दिया है। इसके कारण बाढ़ का पानी बाढ़ क्षेत्रों में क्षितिज रूप से यानी चौड़ाई में फैल नहीं सका और उसे एक सकरे नदी चैनल के भीतर ही आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अध्ययन के अनुसार शहरीकरण के कारण नदी का चैनल यानी नदी का मुख्य प्रवाह क्षेत्र करीब करीब 68% तक सकरा हो गया है। वहीं नदी के चैनल को लंबे समय तक बनाए रखने वाले या उसके स्वरूप को निर्धारित करने वाले प्रवाह, जिसे हम फॉर्मेटिव डिस्चार्ज कहते हैं, उसमें लगभग 89% की कमी आई है। फॉर्मेटिव डिस्चार्ज बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये वह प्रवाह है जिसकी मदद से नदी स्वाभाविक रूप से अपने चैनल का आकार बनाए रखती है, जमा हुए तलछट को हटाती है और भारी बारिश के दौरान आने वाले पानी को सुरक्षित रूप से समायोजित करने की अपनी क्षमता को बरकरार रखती है। विस्थापित मजदूरों का किसी जगह पर बस जाना और बसते जाना, उसके पीछे की वजह ठीक है, वाजिब है, लेकिन क्या यही वजह है? नहीं, इसके अलावा भी एक वजह है जिसके बारे में हम अक्सर कम बात करते हैं। दिल्ली अपना पूरा सुएज यमुना को सुपुर्द कर देता है और धीरे धीरे उस सुएज ने यमुना को पूर दिया, पूरी तरह से भर दिया। अब यमुना में आने वाला थोड़ा पानी भी ज्यादा है और वो फैलता है, और जब वो फैलता है तो वो अपनी जगह मांगता है। विस्थापित मजदूरों का किसी जगह पर बस जाना और बसते जाना, ये उनकी एक मजबूरी थी और उसके हम कारण ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब हम यमुना में कथित तौर पर आई बाढ़ की बात करते हैं तो हमें एक बात और समझना जरूरी है। यमुना दिल्ली में गहरी कितनी है, तो ये समझना जरूरी है कि वो दरअसल बाढ़ है या कुछ और है। तो जब हम दिल्ली में बाढ़ आने की बात करते हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि दिल्ली में नदी अपने हिस्से की जमीन मांग रही है, और जहां तक जमीन मांगने की बात है तो हमें ये बात भी समझनी होगी कि उस नदी में रहने वाले प्लांट्स, पौधे, पेड़ पौधे और उसकी एक एक्वा लाइफ है, उनका भी अपना एक हिस्सा है जो अब हमने विदेशी प्लांट्स के सुपुर्द कर दिया या उनके पास चला गया या उन्होंने कब्जा कर लिया है। नीचे अगर देखें तो जो नेचुरल जो फ्लड प्लेन्स थे वो खत्म होते गए और बहुत सारा एरिया, जैसे आप ओखला बराज के नीचे देखें तो वहाँ पे जो कालिंदी कुंज का नीचे का एरिया, तो वहाँ पे बहुत लार्ज एरिया ऑफ दिस फॉरेस्ट इज कवर्ड बाय इन्वेजिव प्लांट। जो प्रजातियां हैं, जो बाहरी प्रजातियां हैं जो यहाँ आ गई एक्सीडेंटली या इंटेंशनली, हमने उनको इंट्रोड्यूस किया, तो वो पूरा एरिया जो है दैट इज इन्फेस्टेड बाय प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, या विदेशी कीकर जिसको आप बोलते भी हैं, विलायती कीकर। या तो वो जो हैं, अगर उनका आप कंपैरिजन करें जो यहाँ के नेटिव वेजिटेशन है, तो उनके कंपैरिजन में बहुत कम जो है इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बीट वो वाटर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो या सॉइल में उनको रिमूव करना, या फिर जो परिंदे हैं, पक्षी हैं, उनके लिए हैबिटेट, घोंसले जो हैं दे प्रेफर की, जो यहाँ की नेटिव हैं उनको प्रेफर करते हैं अपने घोंसला बनाने के लिए। तो ये सब है। जब दिल्ली से निकली यमुना मथुरा या वृंदावन पहुंचती है तो वहां पर जब वो लोगों के घरों में घुसती है तो लोग उसका स्वागत करते हैं। लोग कहते हैं कि जमुना मैया हमारे घर में आई है। उसको वहां पे लोग यमुना पुलिन कहते हैं। लेकिन आप विडंबना देखिए कि वहां पर भी लोग ये बात कह रहे हैं कि यमुना हमारे घर आई है। यमुना आपके घर आई है या यमुना अपने घर आई है?